हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे ना। अच्छा जी, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ वर्नियर कैलिपर के ना। जेई में पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया कि जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर दो स्केल होती हैं, एक तो होती है मेन स्केल और एक क्या होती है आपकी वर्नियर स्केल होती है ना। अच्छा, बोला कि जो मेन स्केल का एक डिवीजन है, जब मेन स्केल है उसमें जैसे डिवीजन होते हैं ना, तो जो एक डिवीजन है मेन स्केल का वो मेजर कर सकता है ए। कितना मेजर कर सकता है ए। अच्छा, और मेन स्केल के जो एन डिवीजन है एन, वहां तक वर्नियर स्केल के जो डिवीजन आते हैं वो आते हैं n+1। ठीक है, जैसे आपने ये जैसे ओरिजिनल जो वर्नियर कैलिपर होता है तो मेन स्केल के 9 डिवीजन होते हैं और जो वर्नियर स्केल के वहां तक कितने डिवीजन हो जाते हैं, 10 डिवीजन हो जाते हैं ना। ऐसे एक ऐसा बोला कि वर्नियर कैलिपर बनाया गया है जिसका मेन स्केल का एक डिवीजन ए मेजर कर सकता है और मेन स्केल के जहां तक n डिवीजन आते हैं वहां तक वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन आ जाते हैं। यानी जहां तक इसके n डिवीजन है वहां तक इसके n+1 डिवीजन है। तो बोला वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताओ। अच्छा, लिस्ट काउंट यानी मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा। अच्छा जी, अब देखो इसका जो मेन स्केल का एक डिवीजन है वो ए मेजर कर रहा है, तो यहां से यहां तक n डिवीजन कितना मेजर करेंगे, n ए मेजर कर लेंगे n×a। ठीक है। अच्छा देखो लेंथ तो सेम ही रहेगी, चाहे ऊपर से मेजर करो चाहे नीचे से मेजर करो। ठीक है। अच्छा, यानी अगर वर्नियर स्केल की बात करूं तो वर्नियर स्केल में जो n+1 डिवीजन मिलके मेजर करेंगे, क्या मेन स्केल में n डिवीजन उतना ही मेजर कर देंगे, क्योंकि इसके n डिवीजन और इसके n+1 इसके n डिवीजन में इसके n+1 आ जाते हैं, तो इसका n डिवीजन जितना मेजर करेगा उतनी ही लाइन को इसके कितने डिवीजन मेजर करेंगे, n+1। यानी वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन मिलके कितना मेजर करेंगे, n×a इतना मेजर करेंगे। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना मेजर करेगा, इतना। ये कौन मेजर करेगा, वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन इतना मेजर करेगा। अच्छा जी, मेन स्केल का देखो, एक मेन स्केल का डिवीजन कितना मेजर करता है, एक। ठीक है, और ये वर्नियर स्केल का डिवीजन है। अब मेरे पूछा लिस्ट काउंट, यानी इन दोनों स्केल से मिला के मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं। देखो ये वही वाली बात है ना, ये 5 किलो का बर्तन है, ये 3 किलो का, तो मिनिमम कितना मेजर किया जा सकता है, 2, जो उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बात करूं लिस्ट काउंट की, अगर मैं बात करूं लिस्ट काउंट की, तो लिस्ट काउंट आप निकालेंगे तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा भाई आपके पास। देखो 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मेजरमेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर मेजर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा a और ये कितना हो जाएगा na/n+1। एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा n+1 × a माइनस na/n+1। सोल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पे a कितने हैं, n+1, और यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कितने हो गए, n, तो कितना बच गया, a बच गया और नीचे n+1। ये लिस्ट काउंट है। ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल वर्नियर कैलिपर की अगर मैं बात करूं तो मेन स्केल का एक डिवीजन कितना मेजर कर सकता है, 1 mm। ठीक है, और मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये हो गया n और ये कितना हो गया n+1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं लिस्ट काउंट बताओ, तो ये n है, ये n+1 है, तो इस फॉर्मूले में रख लो। देखो a कितना मेजर करता है, 1 mm अपॉन n+1 यानी 9+1 यानी 10, तो कितना आ जाएगा 0.1 mm आ जाएगा। ये अपने जो ओरिजिनल वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट है। हाँ, वैल्यू रख के देख लो, देखो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है,
बाकी ये आपका मेथड है। अगर आपसे कभी लिस्ट काउंट पूछ ले तो मेन स्केल का एक डिवीजन कितना मेजर करता है और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना मेजर करता है, ये निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, यहां तक की एक बात, ठीक है, मेजरमेंट तक सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, आपका यूनिट, मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड, वेक्टर्स यहां तक खत्म हो चुका है ना। आज नई आपकी यूनिट है ना पढ़ने वाले हैं अपन, जो कौन सी है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स नई यूनिट है ना। जिन बच्चों का पीछे का छुटा हुआ है वो यहाँ से तो बेटा कंटिन्यू करें, पीछे का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, पूरे फिजिक्स में काम आएगा ना। बाकी अभी आप यहाँ से देखिए काइनेमेटिक्स है ना। काइनेमेटिक्स, चलो भाई दो चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले मोशन और रेस्ट। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है? एक्चुअली काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन मोशन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं बेटा? मोशन की। ठीक है, विदाउट कोज ऑफ मोशन, मोशन किस कारण से आई किसी ऑब्जेक्ट के पास, उस कोज को अपन नहीं देखेंगे। फिलहाल सिर्फ मोशन की स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, है ना। वो क्यों हो रहा है उसकी अभी स्टडी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं, काइनेमेटिक्स ये है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स कोज, है ना। एक जैसे मैं आपको बोलूं कि एक बस 100 की स्पीड से चल रही थी, उसको एक्सीलरेट किया गया और 5 मिनट बाद उसकी स्पीड 200 हो गई, तो बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा, समथिंग लाइक, है ना। तो अब उसकी जो 100 से 200 हुई है वो क्यों हुई है ये मैंने आपको नहीं बताया। मैंने कहा कि जस्ट एक्सीलरेट कर दिया, या मैं कहूँगा एक बस जा रही थी, ब्रेक लगाया, बस जाके रुक गई, है ना। अच्छा, तो कोज की स्टडी नहीं करेंगे अपन, सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे? मोशन की। ठीक है, तो व्हाट इज द काइनेमेटिक्स? Kinematics is the branch of physics in which we study about the motion without its cause, इसके कारण के बिना मोशन की स्टडी करना। अब सबसे पहले बात आती है भाई मोशन होती क्या है? ठीक है, मोशन की स्टडी करना है तो मोशन होती क्या है। अब तो मोशन हो चाहे रेस्ट हो, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है। अच्छा, रिलेटिव टर्म क्या होती है? ऐसी टर्म्स जिनको किसी से रिलेट करके ही बताया जा सकता है ना। सिंपल खुद टर्म का कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है ना, तो सिंपल मैं बोलूँ कि रेस्ट पे है, सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को ये नहीं बोला जा सकता है वो रेस्ट पे है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये नहीं बोला जा सकता है भाई वो मोशन में है ना। अच्छा, ये रिलेटिव टर्म है। जब भी बोलेंगे तब मेरे को किसी के रेस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा कि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है ना। ऐसे टर्म्स को बोला जाता है रिलेटिव टर्म, है ना। तो मोशन और रेस्ट ये दोनों ही टर्म आपकी रिलेटिव टर्म है ना। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए मैं पूछूं कि ये बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेस्ट में है या मोशन में है? ठीक है, आधे सारे बच्चे बोलेंगे सर रेस्ट में है ना। अब देखिए आप अगर एक चीज को ध्यान से सोचें, क्या ये जो बोर्ड है, क्लासरूम है, ये सारी अर्थ के ऊपर ही तो है और पूरी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो जो पूरी अर्थ ही चल रही है तो ये तो चल ही रहा होगा। बोर्ड भी चल रहा है, कमरा भी चल रहा है, अर्थ घूम भी रही है, चल भी रही है। बात समझ में आ रही है? अगर आप सन के ऊपर मान लीजिए आप बैठ पाओ, वो बैठ नहीं सकते अलग बात है, अगर बैठ पाओ तो अगर आप देखोगे तो पूरी अर्थ ही चलती हुई दिखाई देगी, तो ये बोर्ड भी चल रहा होगा। बात समझे? तो मैं बोलूँ कि भाई ये रेस्ट में है मोशन में, तो हमेशा मुझे रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी किसके रेस्पेक्ट में बोलूँ, है ना। अगर मैं आप जैसे आप बैठे हुए बोर्ड को देख रहे हो आप, तो ये आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। आप क्या बोल सकते हो कि ये बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, हर किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं है भाई, है ना। सन पे बैठ के देखोगे तो मोशन में दिखाई देगा। तो कौन जनरली अपन जब भी कोई अपन से पूछता है कि रेस्ट में मोशन में, तो अपन खुद को रेफरेंस ले लेते हैं और हम जो बताते हैं कि ये मोशन में है रेस्ट में है, वो खुद को रेफरेंस लेके बता देते हैं कि हमारे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है या मोशन में। जैसे एक मान लीजिए सिंपल एक ट्री है,
है ना। ट्री है, ट्री तो अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है, पर ध्यान दीजिए जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे एक पेड़ है मान लीजिए कोई भी, है ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा कि रेस्ट पे है, पर वही बात है, ये मैं बात कह रहा हूँ, अगर मैं ही मून पे या सन पे बैठा होता तो मैं पूरी अर्थ को ही चलता हुआ होता था, तो पेड़ भी क्या कर रहा होता भाई, मोशन कर रहा होता है ना। अच्छा जी, तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ दिस ट्री इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, ये ट्री रेस्ट में है मेरे रेस्पेक्ट में, है ना। बाय डिफॉल्ट भी अपन खुद का रेफरेंस ले लेते हैं, है ना, खुद के रेस्पेक्ट में बोलने लग जाते हैं। ओके, अच्छा जी, तो इसके अंदर रेस्ट या मोशन दोनों कैसी टर्म है, रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव तो ठीक है, चलो मान लो मैं मेरे रेस्पेक्ट में, किसी ने पूछा मैं मेरे रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है, जैसे ट्री था मैं कह रहा हूँ रेस्ट में है, एक आदमी बाइक से जा रहा है तो मैं कहूँगा ये मोशन में है, तो मैं मेरे रेस्पेक्ट में, तो मैं कैसे डिसाइड कर पा रहा हूँ कि ये रेस्ट है या ये मोशन। तो डेफिनेशन क्या दी गई, अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है अबाउट ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के लिए रेस्ट में कहलाएगा, है ना। देखो रेस्ट में है या मोशन में है तो आपको किसी की तो रेस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा ना। तो जिस पॉइंट मैं कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे कोई ये एक पोल खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी इससे 3 मीटर दूर था तो 3 मीटर ही दूर है, तो ये पोल इसके रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, मोशन में है, रेस्ट में कहलाएगा, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट अबाउट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, जिसके रेफरेंस में आप बता रहे हो कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, क्योंकि विदाउट रेफरेंस तो ये रिलेटिव टर्म है, बिना रेफरेंस तो आप बता ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए इस आदमी ने इधर चलना चालू कर दिया, तो क्या इनका गैप चेंज होगा? यस सर। क्या इसकी पोजीशन चेंज होगी? यस सर। अभी मान लीजिए 3 मीटर पे, थोड़ी देर बाद 2 मीटर पे बचेगा, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? यस सर। तो देखो ये जो, क्या इसके रिस्पेक्ट में इस आदमी की पोजीशन चेंज हो रही है? यस। तो इस पोल के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, पोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर आदमी को देखूं तो आदमी के रिस्पेक्ट में भाई पोल भी मोशन में है, क्योंकि पोजीशन तो पोल की भी चेंज हो रही है। ये चल पोजीशन वैसे मत देखिए, आप देखिए पहले इससे 3 मीटर था, अब इससे 2 मीटर बचा, है ना। ऐसा नहीं होता है कि अपन चलते हैं किसी चीज की तरफ, वो चीज अपन को आती है, जैसे आप बाइक होते दीवार के पास जाओगे तो आपको दीवार आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो अगर इस आदमी के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो भाई साहब ये पोल कैसा है आपका, मोशन में है, अगर ये आदमी चल रहा है। तो देखो अब एक्चुअल में कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, आपको वो कोई मैटर नहीं रख रहा है आपके लिए। आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे चाहे पोल चल रहा है नहीं चल रहा, पर अगर इन दोनों के बीच का गैप, रिलेटिव गैप चेंज हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में भाई ये मोशन में है, ये क्या है, मोशन में, और ये गैप चेंज नहीं हो रहा तो ये रेस्ट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर ये चल नहीं रहा। और देखिए आप जैसे मान लीजिए ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो जनरली ऐसे बोल दिया जाता है कि जैसे 10 मिनट बाद दिल्ली आ जाएगी, है ना। तो देखो दिल्ली तो फिक्स है ना, दिल्ली थोड़ी आएगी कहीं पे भी, जा तो ट्रेन रही है, पर हम बोल देते हैं ये वाला स्टेशन आने वाला है, ठीक है। अब स्टेशन थोड़ी आएगा, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ट्रेन चल रही है, यहाँ पे स्टेशन है, तो देखो ट्रेन इधर चलेगी तो क्या गैप चेंज हो रहा है? यस सर। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टेशन कैसा है, मूविंग है, मोशन में है, इसलिए अपन बोलते हैं। अच्छा गैप कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, अभी इधर आ रही है तो गैप कम हो रहा है ना, तो इसको ऐसा लगेगा स्टेशन आ रहा है, और गैप अगर ट्रेन इधर जा रही है तो गैप बढ़ता जाता, तो इसको ऐसा लगता है स्टेशन, फिर अपन बोलते हैं उस स्टेशन को गए हुए तो 15 मिनट हो गए, है ना, जबकि स्टेशन नहीं गया, चल अपन रहे हैं, ठीक है। पर अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये मोशन में है, और अगर मैं स्टेशन पे खड़ा होकर देखूंगा तब मेरी ट्रेन मोशन में है, तो मैं कहूंगा बस आ गई ट्रेन, बस आने वाली है ट्रेन, है ना। तो स्टेशन पे खड़े हुए आदमी के लिए कौन मोशन में है? ट्रेन। और ट्रेन में बैठे हुए आदमी के लिए कौन मोशन में है? स्टेशन। और ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में।
क्योंकि ट्रेन की पोजीशन तो चेंज, जो जिस सीट पे बैठा था, जहां बैठा था वो सीट वहीं की वहीं है, उनका कोई रिलेटिव गैप चेंज नहीं हो रहा, तो उसके लिए ट्रेन रेस्ट पे है। इसलिए अपन जैसे ट्रेन में बैठे, बाहर देखोगे तो सारी चीजें आपको चलती हुई नजर आएंगी ना, जितने भी साइड में ट्रीज आते हैं, सब पोल्स आते हैं खंभे में ना, तो सब ये आपको चलते हुए दिखाई देते हैं जब आप बस या ट्रेन से बाहर देखोगे, जबकि खिड़की आपको रेस्ट पे दिखाई देती है ना। अच्छा, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में बस तो कैसी है, रेस्ट में। तो कोई चीज जैसे मान लो आपकी गिर गई इधर, तो क्या आप खड़े होकर आराम से जाके उधर से उठा के उतनी दूर वापस आके बैठ जाते हो, तो वो इसलिए तो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे, वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था, तो आपने गए वहां से उठा के ले आए। ठीक है, मूव करता तो आपकी पोजीशन, दोनों के बीच का गैप चेंज होता रहता है ना। तो बाहर वाली चीजें देखो, एक्चुअल में बस चल रही है वो अलग बात है, पर बस में बैठे हुए आदमी के लिए बाहर की चीजें कैसी हैं, मूविंग। और जो बाहर नीचे जैसे बस स्टैंड पे कोई आदमी खड़ा है, उसके लिए बस कैसी है, मूविंग है, बस कैसी है, मूविंग। तो ये रेस्ट और मोशन। देखो मोशन क्या, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट या अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन अबाउट दैट पॉइंट, अबाउट दैट पॉइंट। ओके, रेस्ट क्या हो गया, if position does not change with time, if the position does not change with time। ओके, तो जब भी अपन बोलेंगे रेस्ट या मोशन, तो भाई ध्यान रहे अपन को किसी ना किसी के रेफरेंस में बोलना पड़ेगा। फिर भी अगर हम जनरल लैंग्वेज में, अगर मैं सिंपल बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में, तो समझ लो वो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ग्राउंड के। अरे मैं खुद ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो मैं मेरे रिस्पेक्ट में बोल रहा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा, एक ही बात है ना। अपन अपन खुद को कहाँ खड़ा मानेंगे, हमेशा अर्थ पे खड़ा हुआ मानेंगे। अगर मैं सिंपल बोलूं कि जैसे को एक बस 100 की स्पीड से जा रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में भाई जा रही है, 100 की स्पीड से, ये तो बताना पड़ेगा ना। पर मैं नहीं बोल रहा, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप बताओगे तो ग्राउंड, आप समझो कि आप धरती पे खड़े होके देखो, अर्थ के ऊपर आप खुद खड़े हो ग्राउंड के ऊपर, तब देखो, तब आपको 100 की स्पीड से बस चलती हुई नजर आने वाली है। अच्छा, और ग्राउंड कैसा नजर आएगा आपको, रेस्ट पे। जिस भी चीज के ऊपर आप खुद को मान लेंगे, वो चीज चाहे मूविंग हो चाहे नॉन मूविंग हो, वो आपके लिए हमेशा रेस्ट पे आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, रेस्ट पे। जैसे बस मूविंग है, अब बस में बैठे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में बस क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि उसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी बस की। बात समझ में आ रही है आपको। तो कुल मिला के, अच्छा अब यानी रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा। जब भी मैं रेफरेंस पॉइंट नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस क्या होगा, ग्राउंड होगा। ठीक है, चलिए अब फिजिक्स में क्या करते हैं, जो ये रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, अब मेरे को क्या बताना है कि किसी पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उससे मैं डिसाइड करूंगा कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। चलो इसके लिए क्या किया गया, पहले तो सबसे पहले पोजीशन कैसे डिफाइन करें। तो फिजिक्स में पोजीशन डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आया। क्या आया, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। उसके अंदर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे जेड एक्सिस बता सकते हो। 3 एक्सिस बनाई गई थी, एक्स वाई और एक ही वाली जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मान लो ये, ठीक है, जेड एक्सिस। अच्छा, कोई भी पॉइंट अब इसमें कहाँ पे है, उसकी पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट बताए गए, एक्स वाई जेड। यानी एक्स डायरेक्शन में एक्स दूरी चलो, वाई में वाई दूरी चलो, जेड में जेड दूरी चलो, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ये इसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, इसके में, यहां से इतना चलो, और जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो इसको मान लेते हो 0 0 0 है ना, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाला जो वेक्टर है वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। अच्छा जी, अब पोजीशन वेक्टर लिखना है तो क्या लिख सकता हूं भाई, इसको आर वेक्टर से लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को। तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया है ना। आप लिखना सिखाएगा ना वेक्टर के अंदर, ये 3 वेक्टर का सम हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर वेक्टर। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे भाई, रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलिए इसको 3D में अभी कन्वर्ट कर लेंगे। पहले एक बार आप 2D में देखिए, 2D में
जैसे 0,0 ये x ये y, मान लीजिए कोई पॉइंट ये है x, y, तो मेरे को ये वेक्टर लिखना है। ये वेक्टर को क्या मैं ट्रायंगल रूल से ऐसे लिख सकता हूँ, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम। यस सर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है i कैप, तो इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ xi कैप। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई j कैप, तो इसको लिख सकते हो yj कैप, यानी इन दोनों वेक्टर का सम हो गया। वो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर, तो ये लिखा जा सकता है r वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब मैं सिंपली बोलूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, मान लीजिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो मान लीजिए थे x1, y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x2, y। ठीक है, तो अगर मैं कहूं, देखो यहां से यहां इसका पोजीशन वेक्टर मान लो y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसको लिख लो r1 वेक्टर। तो क्या मैं लिख सकता हूं r1 वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप, वो लिख सकते हैं। अच्छा मैं कहूं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखो, तो जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा इसको मान लो r2 वेक्टर, और आप r2 वेक्टर को लिख सकते हो क्या x2 i कैप प्लस y2 j कैप। मान लो किसी चीज का पोजीशन वेक्टर पहले r1 था, थोड़े टाइम के बाद उसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, क्या पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है? यस सर, इसका मतलब पोजीशन भी चेंज हो रही है। अच्छा इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था ये मोशन में है। ठीक है, अच्छा ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, अभी फिलहाल ये यहाँ पे फाइनल, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है ये वाला वेक्टर, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं r वेक्टर से लिख लेता हूँ, कैसे लिख लेता हूँ? r वेक्टर से। ठीक है, अच्छा तो क्या ट्रायंगल रूल से आप ऐसा लिख सकते हो, देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, लिख सकते हो? यस सर, तो क्या लिख सकते हो आप? देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट जोड़ोगे इसकी डायरेक्शन ये होगी ना, तो आप क्या लिखोगे? देखो r वेक्टर प्लस r1 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, ऐसा लिखोगे भाई। तो जो r वेक्टर की जो वैल्यू है, जो r वेक्टर की वैल्यू है ये r वेक्टर, ये कितनी हो जाएगी? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब देखो ध्यान दो, r2 वेक्टर क्या है? फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है, r1 क्या है? इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल स्टेट का, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अभी अपन पढ़ने वाले डिटेल में पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों, पर फिर भी आप देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा जी, इसको अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? देखो r2 माइनस r1 करोगे तो r2 में कितना आएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। भाई जब आप r और r2 दोनों की वैल्यू रखोगे तो इसमें i कैप के साथ क्या आएगा? x2, इसमें कितना आएगा? x1। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मैं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दूं, इस पॉइंट के भी और इस पॉइंट के भी, और मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करना है? देखो आपको फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करना है। फाइनल माइनस इनिशियल i कैप, फाइनल माइनस इनिशियल j कैप, फाइनल माइनस इनिशियल k कैप, है ना? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप सबट्रैक्ट कर दोगे तो क्या चीज आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब चलिए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से पहले अपन वो देख लेते हैं, टाइप ऑफ मोशन। देखो अलग अलग अकॉर्डिंग अपन इसको अलग अलग कैटेगरी बनाई जा सकती है मोशन की, इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे उसको डिवाइड कर रहे हो, है ना? अच्छा तो वैसे देखा जाए तो मोशन जनरली थ्री टाइप की होती है।
एक तो होती है आपकी ट्रांसलेटरी मोशन, एक होती है रोटरी मोशन, एक होती है आपकी ऑसिलेशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है जब ऑब्जेक्ट वालों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहीं पे भी जो सिंपल आपकी मोशन होती है, बस यहाँ से वहां गई, इस टाइप की, ये सारी आपकी ट्रांसलेटरी मोशन है ना। अच्छा, रोटरी मोशन ये होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट या एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, रोटरी मोशन कहते हैं। जैसे पंखा घूमना हो गया ना, जैसे ये इस एक्सिस के अबाउट क्या पूरा पंखा आपका जो होता है फैन, क्या ये ऐसे घूमता है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, रोटरी मोशन। ठीक है, एक होती है ओसिलेशन या वाइब्रेशन। ये कैसे होते हैं, इसमें अगर इसमें जो मोशन होती है वो भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट, ये मोशन इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, ऐसे आगे पीछे होता है तो होता है ओसिलेटरी मोशन। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इससे आपने ब्लॉक जोड़ा, अगर आप इस ब्लॉक को इधर ही खींच के छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक यूं ही मोशन करेगा, चाहे इस पॉइंट को एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ऐसी मोशन है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, तो मेनली 3 कैटेगरी होती है मोशन की, ट्रांसलेटरी, रोटरी और ऑसिलेशन। अगर जो रोटेशन है ये 20 साल चैप्टर में आने वाला है आपके ना। ऑसिलेशन का थोड़ा कम पार्ट आएगा तो इसका भी थोड़ा सा कम पार्ट आएगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल ट्रांसलेटरी, अभी ट्रांसलेटरी मोशन है ना, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 1D, 2D और 3D। 1D, 2D और 3D। अच्छा जी, 1D, 2D, 3D, अब इन तीनों का क्या मतलब है? 1D का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, कैसा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। ठीक है, देन मोशन इज नोन एज 1D। ठीक है, अच्छा अगर ऑब्जेक्ट इस टाइप से मोशन कर रहा है कि उसको एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लिया जा सकता, बट एक प्लेन में लिया जा सकता है। किसमें लिया जा सकता है? प्लेन के अंदर, यानी जैसे इसके ऊपर ये इस प्लेन पे कहीं भी चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चल रहा पर है इस प्लेन में। देखो इधर इस प्लेन से इधर या उधर तो गया ही नहीं है ना। जैसे मान लो, अब जैसे मैं हूं, मान लो मेरे को उड़ना तो आता नहीं है ना, अपन अगर अर्थ के ऊपर चले तो अपन कितना भी चल लें, अपन इस डायरेक्शन में तो कभी चल ही नहीं रहे। देखो ऐसे वैसे कहीं से कहीं घूम लो आप, बस में बैठ के या कहीं पे भी, तो आपकी जो मोशन है ये कैसी है, 2 डायमेंशनल मोशन है ना, 2D मोशन है। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठते हो, आप इस डायमेंशन को भी कवर कर पाते हो तो मोशन कैसी कहलाएगी, 3D है ना। तो 1D मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, 2D मोशन जो एक प्लेन के अंदर हो, और 3D मोशन जो एक प्लेन से डिफाइन नहीं किया, जो एक प्लेन में पूरी मोशन एक ही प्लेन में ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, 3D मोशन। जैसे मान लो ये यहाँ से कोई यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, मान लो कोई ऐसे मधुमक्खी है उड़ सकती है जो यहाँ से यहाँ आती, ठीक है। तो अभी ये पूरी मोशन को एक ही प्लेन से एक ही प्लेन में नहीं आ सकती पूरी मोशन। अगर ये वाला प्लेन लोगी तो ये वाली छूट जाएगी, अगर इधर से कोई प्लेन पास करोगे तो ये वाली छूट जाएगी ना। एक ही प्लेन में नहीं आ सकती। अगर एक प्लेन में पूरी मोशन ना आ पाए तो 3D प्लेन में आ जाए, 2D और स्ट्रेट लाइन में ही आ जाए तो आपकी 1D। 3 टाइप की आपकी ट्रांसलेटरी मोशन है जो अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, पहले तो देखो अपन इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 1D। क्या पढ़ने वाले हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 डायमेंशनल का इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं करेंगे ना। क्वेश्चन तो अपन बेसिक तो सब कुछ करेंगे ही, ठीक है, पर मेनली बेस्ड होगा 1 डायमेंशनल पे। अगला चैप्टर 2D में आएगा आपके ना, 3D तो आपके अभी है ही नहीं। चलिए छोड़िए, अब देखिए 1 डायमेंशनल मोशन में अब सबसे पहले अब इस चैप्टर को जो अपन पढ़ेंगे तो जो बेसिक टर्म्स अपने काम में आएंगी, उन बेसिक टर्म्स का मतलब क्या होता है पहले अपन को वो सीखना पड़ेगा, है ना। तभी तो मैं बार चीजों को जब काम में लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ ना। तो जो बेसिक टर्म्स है वो जो सबसे पहली टर्म है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
बड़ी आसान चीज है। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वैसे भी आप 9th क्लास में पढ़ के आपको बेसिक तो पता ही है। अच्छा डिस्टेंस क्या होती है भाई? डिस्टेंस होती है, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो गया ही है। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक तो गया ही है। जैसे मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इसकी फाइनल पोजीशन है, तो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक आया है ना। अच्छा पर यहाँ से यहाँ तक आने के रास्ते कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कोई किसी भी रास्ते से आ सकता है ना, कोई पाबंदी थोड़ी है। हालांकि अपन कोशिश करते हैं कि अपन को कम चलना पड़े, वो अलग बात है। बाकी आने के तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। अच्छा जी, अब ये जो इसने कौन सा पाथ यूज किया? इसने ये वाला पाथ यूज किया या इसने ये वाला पाथ यूज किया? कोई सा पाथ यूज कर सकता है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो जो ऑब्जेक्ट जो पाथ यूज करता है उस पाथ की लेंथ को क्या बोलता हूं मैं? डिस्टेंस। तो क्या दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है? यस सर, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो इस पाथ की लेंथ अलग आ सकती है, इस पाथ की लेंथ अलग। अगर आपने ये पाथ यूज किया है तो इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस कुछ और आएगी, और ये वाला पाथ यूज किया है तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कुछ और आएगी, है ना। आपने तो देखा भी होगा शादी वगैरह में जाते हैं जो रास्ता होता छूट जाता है, कई बार होते हैं ना 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हैं, तो देखो सबकी इनिशियल पोजीशन सेम ही थी और सबकी फाइनल भी सेम जगह जा रहा था, पर किसी गाड़ी ज्यादा चल के आई, किसी गाड़ी कम चल के आई, क्योंकि उन्होंने पाथ अलग अलग ले लिया था। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। जब तक मैं पाथ नहीं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ने कैसा पाथ यूज किया है, तब तक आप उसकी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं बता सकते, क्योंकि डिस्टेंस होती क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जो एक्चुअल पाथ लिया गया है उसकी लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ टेकन इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब डिस्टेंस करूंगा, डिस्टेंस के बारे में भी और भी चीजें देखेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। वैसे आप दूसरी चीज अब समझिए, अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। किसकी आती है? डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा जी, अब एक सिंपल सी चीज मानिए, मैं आपसे कहूं कि इस यहाँ पे मान लो कोई चेयर है, इस चेयर को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, आपने यहाँ से चेयर उठाई और आप सीधा यहाँ नहीं आए, अब वहां से घूमते घुमाते यहाँ तक घूम जाते जाते यहाँ तक आ गए। ठीक है, फाइन, आपकी यहाँ से उठा के चेयर तो यहाँ पे आ गई। अगर आप गौर से देखो तो ये जो आप चल के आए हो ना, ये है डिस्टेंस। और वास्तविकता में तो ये ऑब्जेक्ट खिसका कितना है? ऑब्जेक्ट तो यहाँ से यहीं आया है, इसके लिए तुम चल के इतना आए हो वो अलग बात है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक एक आदमी को आना था, वो यूं पाथ लेके आया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो चल के आया ये चीज तो उसकी होगी डिस्टेंस। पर एक्चुअल में देखो तो ये खिसका तो इतना ही है ना, डिस्प्लेस तो ये इतना ही हुआ है। ठीक है, अब वो यूं क्यों चल के आया? वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पहाड़ हो, नदी हो, वो कुछ भी हो सकता है ना, या कुछ भी ना हो, जानबूझ के उधर से चल के आया। तो जो पाथ उसने यूज किया, दिस इज डिस्टेंस। और जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में खिसका कितना, दिस द डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में कितना इनिशियल से फाइनल, यानी जो इनिशियल फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन होती है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, और इसकी लेंथ को बोला जाता है क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब और देखिए आप कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, ये चला ये चला ये चला ये चला, चलो पूरे दिन चलाओ यहाँ, अब यहीं आना था, तो देखो अगर ये मान लो यहाँ पॉसिबल था, ये सीधा यहाँ पे भी तो आ सकता था, है ना। अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो ये वाली लाइन मैंने जोड़ दी है, ये आपका इतना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये सारी क्या थी? आपकी डिस्टेंस थी। अगर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को सीधा एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, आपको कोई मतलब नहीं चीज कहां से कहां तक गई थी, ये इनिशियल फाइनल, ये क्या ये ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? यस सर, इससे कम तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकती। देखो ना रास्ते में कहीं मुड़े, ना कभी कुछ किया, तो दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अच्छा, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। मोड़ लगा देता हूं, क्यों लगाया बाद में समझाऊंगा। क्या मैं बोलता हूं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं, एक क्या हो सकती है? इक्वल भी हो सकती है। अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं कहता डिस्प्लेसमेंट कितना, आपने बोलते सीधा से इतना सर, ये लेंथ आपके। अच्छा मैं डिस्टेंस, तो आपने सर पाथ बताओ, मैंने पाथ भी बता दिया।
तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा ही होती है, या फिर मिनिमम उसके इक्वल हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। चलिए और चीज देखिए, तो देखो क्या 2 पॉइंट्स अगर मैं दे दूं आपको, इनिशियल और फाइनल, तो आप क्या बता पाएंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पोजीशन इनिशियल फाइनल देख के तो मैं ये बता सकता हूँ ऑब्जेक्ट कितना किसका है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख के सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। डिस्टेंस बताने के लिए आपको पाथ की जरूरत पड़ने वाली है, पर डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, तो देखो और चीज देखो, जो ये डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ, ठीक है, ये तो इन दोनों की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो डिस्टेंस होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है, स्केलर, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। देखो डिस्प्लेसमेंट में एक फिक्स डायरेक्शन है ना, आप इनिशियल से फाइनल तक जाने की एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वैसे है क्या, ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, ये लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ है तो लेंथ ही, तो इसलिए बेटा दोनों की एसआई यूनिट अगर देखी जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो दोनों की कितनी आएंगी आपकी, मीटर। अच्छा जी, उसके बाद जो डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। आप एक बार जितना चल लिए, जैसे मान लो मैं 3 किलोमीटर चला गया, फिर मैं 3 किलोमीटर वापस वहीं पे आ गया, तो एक्चुअली मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, मैं किसका तो ही, हाँ गया तो था पर फाइनल तो मैं वहीं पे पहुंच गया ना जहां से चला था, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा 0 हो गया। बट डिस्टेंस तो देखो जाते टाइम में 3 किलोमीटर गए और आते टाइम में 3 किलोमीटर आए, तो डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर ही होगी, बात समझ में। अच्छा डिस्प्लेसमेंट में कैसा था, जब जा रहे थे तो उस एंड पे पहुंचे तो +3 आए, वापस से -3, माइनस मतलब वापस आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई आपका, 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कैसा भी हो सकता है, पर डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा नेक्स्ट बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी टाइम के साथ घट नहीं सकती, बढ़ सकती है पर घट नहीं सकती। जैसे मान लो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट सकता है, जैसे मान लो मैं अभी इनिशियल पोजीशन यहाँ हूँ, मैं यहाँ से 5 मीटर, 1 सेकंड बाद आपने देखा मैं 5 मीटर दूर खड़ा हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इनिशियल फाइनल के बीच में, 5 मीटर। अब मैं अगले 2 सेकंड में 2 मीटर इधर आ गया, अब आप देखोगे तो इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल अब यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बची भाई, 2 मीटर इधर आ गया तो 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी नहीं घट सकती, है आप एक बार 3 किलोमीटर चल लिए, अब रे आप वहां पे बैठ जाओ, तब भी टाइम के साथ डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर तो रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता 3 होगी तो वापस 2 हो जाएगी, क्या आप 1 किलोमीटर वापस आ जाओगे तो 3 + 1 4 ही होगा, है ना। अच्छा तो मेन आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस तो आपको समझ में आएगी, डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की एसआई यूनिट कितनी होती है भाई, मीटर होती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकती, बात समझ गए। ये बेसिक से डिफरेंस है, बेसिक सी डेफिनेशन है किसकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ओके। अब इनके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन और स्पीड और वेलोसिटी, ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक यू।